बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, इस पे बात करने से पहले आज का दिन रहमतुल्लिल आलमीन, रहमत दो जहां का दिन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं और ये सारे मुसलमानों के लिए रहमत का दिन है। और इस रहमत के दिन के मौके पे जहाँ पे हम जश्न मनाते हैं, वहाँ पे उसवा हसना तकाज़ा ये करता है कि हम अपनी अखलाकियात, अपनी चीज़ें, हर चीज़ को ठीक करें। हकीकत बात यह है कि मुसलमान इस वक्त ज़बूं हाली का शिकार हैं, अखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी। बड़ी अफसोसनाक बात है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फ़ॉलो करें, उनके दिए हुए असूलों को, वो पूरा एक फ़लसफ़ा हयात है, उनको फ़ॉलो करें। लेकिन होता नहीं है, हम अखलाकी बदहाली का शिकार है। अखलाकी बदहाली हमें कहाँ ले जाएगी ये तो कोई पता नहीं है हमें। इससे पहले कि हम कोई ऐसे चीज़ों में फंस जाएं, तो हमें दोबारा इस दिन के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसवा हसना को याद करते हुए हमें अपने आप को संभालना है, अपनी अखलाकियात को संभालना है, अपने असूलों को संभालना है, अपने वादों को संभालना है, ताकि हमारी सियासत भी ठीक हो सके, हमारी मईशत भी ठीक हो सके, हमारे मामलात ज़िंदगी ठीक हो सके। हकीकत बात यह है कि हम इस अखलाकी पजमुर्दगी की वजह से सियासी तौर पे भी बहुत पीछे चले गए, और अखलाकी तौर पे तो हम हैं ही, और मुआशी तौर पे भी हमारी ज़बूं हाली हर बंदा फ़ील करता है। रोज़ बरोज़ यहाँ पे एक महंगाई का अज़ाब है, जो लोग, गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें। गो के मूडीज़ ने रेटिंग में बेहतरी कर दी है। वो रेटिंग में बेहतरी B3 वो कहते हैं, लेकिन अभी भी वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए या एक अच्छी इकानमी के लिए या मईशत के लिए चाहिए, वो तो अभी 7 नॉचेस यानी 7 दर्जे कम है। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब भी और सारे जो बड़े बड़े इकानमिस्ट हैं वो भी बड़े खुश हैं, रेटिंग बेहतर हुई है। डेफिनेटली रेटिंग बेहतर हुई होगी, लेकिन उस रेटिंग का हम क्या करें, हम उन रिज़र्व्स का क्या करें जो महंगाई को नहीं रोक सकते, जो हमारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, हमारी डेट सर्विसिंग को नहीं रोक सकते, या डेट सर्विसिंग जो है वो हमारे बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा ले जाती है। इन चीज़ों का क्या करें। और सियासी तौर पे कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाएं, एक नया मॉडल आ रहा है, नए सूबे बना दिए जाएं, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। शायद इन चीज़ों से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से, गवर्नेंस रिफॉर्म्स से चीज़ें बेहतर होंगी, हम भी समझते हैं। लेकिन ये उस वक्त बेहतर होंगी जब हम सारे उसवा हसना पे अमल करते हुए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए असूलों पे अमल करते हुए हम अपने किरदार को भी ठीक करें। आज हमें जितना किरदार के ठीक होने की ज़रूरत है, शायद कभी पहले नहीं थी। बहरहाल इस दिन के हवाले से भी हमने बात करनी है, सियासत पे भी बात करनी है, मईशत पे भी बात करनी है, और इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत हैं। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सर। और हमारे दोस्त भाई चौधरी खादिम अली मांडला साहब, जो तजियाकार भी हैं, और उनका स्पेशली जो एक्सपर्टीज़ है वो दीन इस्लाम के हवाले से, उसवा हसना के हवाले से बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ भी वो बहुत नॉलेजेबल हैं। वेलकम टू द शो जी मांडला साहब। और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए उभरते हुए नौजवान रहनुमा असगर कायरा साहब भी होंगे। उनसे हम असगर कायरा साहब, वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले हम आएंगे मांडला साहब आपके पास
उसवा हसना जो है हमें क्या दर्स देता है। आज हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं, बजा तौर पे बहुत खुशी की बात है, हमें हर साल मनाते हैं, लेकिन दर्स क्या देता है? क्योंकि यहाँ पे तो अखलाकी तौर पे हम लोग जो हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा को भी देखें तो हम बहुत पीछे चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले आज तमाम उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। आज का दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। उसकी वजह कि अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फिर एक मकाम पे और अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो कि तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दुनिया में ज़हूर पजीर होना, ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत है। बाकी तमाम नेमतें इसकी वजह से हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूह कायनात हैं और आपकी वजह से ही सारा जो सिस्टम निज़ाम अल्लाह ने बनाया। तो मेरा ख्याल है कि जितना भी हम शुक्र अदा करें, और सबसे बेहतर और एहसन तरीका शुक्र अदा करने का यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अरशादात हैं, जो अहकामात हैं, उनकी अतात करें, उनकी फरमाबरदारी करें। ये असल अतायत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर ज़्यादा महबूब ना हो। फिर एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु लिमा जितु बिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जो नफ्स है, ख्वाहिशात है, उसको मेरी शरीयत के ताबे नहीं कर देता। यानी कि ये हमारे ऊपर लाजम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबान लिमा जितु बिही, कि तुम में से कोई शख्स जो है वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो बुलंदियाँ मिलनी है, जो मर्तबे मिलने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मिलने हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अहु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदहु बिही आखिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला ने इस किताब के ज़रिए बहुत सी कौमों को रिफ़त अता फरमाई और बहुत सारी को ज़िल्लत दी। ये तो अल्लाह का फैसला है कि जिसने अतात करनी है उसने बुलंदियों पे पहुंच जाना है, और जिसने नहीं करनी तो कुरान बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलिही कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, वो ज़लीलो ख्वार किए जाएंगे जैसे उनसे पहले ज़लीलो ख्वार किए गए लोग। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये सारा कुछ देखने के बावजूद आज जो हम तज़ाद देख रहे हैं, यानी कि बहसीयत मुसलमान, अभी देखें कि 2 अरब के करीब आबादी है, 60 लाख मसल्ला अफवाज है तमाम उम्मत मुसलमान के पास, और हर चीज़ से लैस हैं। उनके पास मादनियात देखें, टैंक, गाड़ियाँ, जहाज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और एक मुट्ठी भर इसराइल है। मुझे बताएं कि गज़ा में क्या कर रहा है, फ़लस्तीन में क्या कर रहा है, जहाँ उसका दिल चाहता है आके एक एक को टारगेट कर रहा है। उसकी वजह कि हम जिस रास्ते के ऊपर हमने चलना था, हमने वो रास्ते छोड़ दिए। जो चीज़ें हमें मना की गई अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, हमने उनको अपनाने की कोशिश की कि जो चीज़ हमारे ऊपर हराम, अभी देख ले आप, सूदी निज़ाम है,
वो पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल है। सही और जो मौलाना लोग साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल वही हम बात कर रहे थे कि हमें आज के दिन के हवाले से, उसवा हसना के हवाले से बात करनी थी कि हम शायद किरदार के लिहाज से बहुत पीछे चले गए हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे हम कश्मीर का भी जिक्र करते हैं, लेकिन गज़ा जो है वो तो बड़ी एक मिसाल है। जो मसले मसाइल हैं, आप नईम सिद्दीकी साहब आपके पास आएंगे। सर ये फरमाएं कि ये दिन एक बड़ा दिन है, उसके हवाले से हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम ये सारा, यानी निज़ाम हुकूमत हो, निज़ाम सियासत हो या बाकी चीज़ें हों, हमारे आपस का जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनिंग होती है इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक, उनका एक बड़ा मकसद जो है वो इंसानियत की फ़लाह होती है, लोगों की फ़लाह होती है। जब लोगों की फ़लाह की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमें अपनी मईशत का ख़्याल आता है। और एक जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, अभी मैं देख रहा हूँ कल परसों से हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा एक यानी खुशी मनाई जा रही है कि मूडीज़ ने रेटिंग आपकी B3 कर दी है। तो वो मैंने बयानी में भी वही कह रहा था। तो ये बताएं कि मईशत किधर खड़ी है? लोग तो गरीब गुर्बत की लकीर से रोज़ बरोज़ नीचे जा रहे हैं, महंगाई का दौरा है, तो किधर है हमारी मईशत? थैंक यू बेग साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी मुसलमान उम्मा को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज का दिन जो है वो खाली इस आलम के लिए नहीं, कुल आलमों के लिए बाइस फ़ख्र है। यस, वो दाना सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, जिसने मुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सिना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ तक आपने बात की सर, मईशत हो, सियासत हो, मज़हब हो, इखलाक हो, किरदार हो, लेन देन हो, ये तमाम उसवाए हुस्ना अगर हम सीरत नबी को ही फॉलो कर लें तो तमाम मसाइल का हल यहाँ हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया के 2 अरब मुसलमान जो हों वो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर, तो सारे मसले ही हल हो जाए। तो बहरहाल जैसे अभी आपने सवाल किया मूडीज़ की अपग्रेडिंग का, रेटिंग का, तो सर ये बेसिकली CAA1 पे थे हम पहले, अब हमारी रेटिंग है B3 आ गई। तो ये 1 नॉच बेसिकली ऊपर हुई है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इस जून 2026 में कोई 17 बिलियन के रिज़र्व थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बिल्कुल ठीक। तो उस रिज़र्व की जो बेहतरी हुई है उससे हमें जो है मूडी ने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, बट ये स्टिल इट्स अ वेरी B3 इज़ वेरी हाई स्पेकुलेटिव रेटिंग। और अभी तक ये उसी प्रेशर में है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कोई स्टेबल इकोनॉमी की तरफ चला गया है। तो ये मतलब लोअर लेवल पे थोड़ा सा एक एप्रिसिएशन ग्रेड आप इसको कह सकते हैं। सही। लेकिन जहाँ तक बात है कि इससे पाकिस्तानी जो आपने बात की अवाम की गुर्बत पे क्या असर पड़ा, तो उसका तो कोई असर नहीं पड़ा। और वो बहुत जल्दी उसका बहुत जल्दी असर पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमने जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना, जब अपने मामलात को ठीक नहीं करना, जब अपने फिस्कल डिसिप्लिन में नहीं आना, जब अपने जो फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को नहीं देखना, जब तक हमने अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर नहीं करना, जब तक हमने अपना ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म वर्किंग नहीं करनी, जब तक हमने अपनी SOEs की प्राइवेटाइजेशन पे कोई काम नहीं करना, जब तक हमने डिस्कोज जो हैं हमारे उन पे कोई काम नहीं करना, जब तक हमने अपने IPPs पे कोई
काम नहीं करना। अभी आप देखें, सुबह मैं देख रहा था कि 5.6 ट्रिलियन जो है वो हमारा एनर्जी का ही जो सरप्लस हो गया है। तो हम तो दिन ब दिन खसारे की तजारत कर रहे हैं और दिन ब दिन खसारे में जा रहे हैं। और जब एक कंपनी बार बार खसारे में जा रही हो तो उसका पहला काम है कि उसको खसारे से कैसे निकालना है, प्रॉफिट तो बाद की बात है। अब खसारे से निकालने के लिए जो दो बेसिक चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एक होती है कि आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करें, मार्केट तलाश करें, और दूसरा अपने एक्सपेंडिचर कम करें। क्या हम अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर रहे हैं? क्या हम नई मंडियां तलाश कर रहे हैं? क्या हम मुल्क में जो बेसिक हम 6 सिंड्रोम्स की बात करते हैं उसको बेहतर करने में हम कोई काम कर रहे हैं? और क्या दूसरी साइड पे हम अपने अखराजात जो हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं? हम रोज़ अपनी मिनिस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं। आज भी देखें अपने 5 नए एडवाइज़र्स आ गए हैं। तो हम तो बेसिकली पॉलिटिकल फैसिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। और जब तक हम पॉलिटिकल अपना अप्रिसिएशन इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग जब तक नहीं जाएंगे उस वक्त आपके मामलात कैसे ठीक होंगे? अभी आपने जिक्र किया गुर्बत का, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें 42% जो है आप पॉवर्टी लाइन से नीचे इस वक्त चले गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर साल आप बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 10 साल में आपके जो अब 10,000 से 15,000 अरब बेग साहब आप सालाना कर्जा ले रहे हैं। तो मेरी इनकम अब एक बैलेंस शीट तो दिखाएं लोगों को, आप बताएं कि हम हमारी इनकम किधर से आ रही है, हम एक्सपेंडिचर कहाँ से कर रहे हैं। और ये जो अभी नई बातें हो रही हैं आपके सामने, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रोविंसेस, और ये सारा मसला इसलिए हो रहा है कि हम किसी तरह मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक नईम सिद्दीकी साहब आप कह रहे हैं, मतलब वो गालिब ने कहा था कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। लगता नहीं है आपकी बातों से, मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है ना मेरी ख्वाहिश है। देखिए आप बिल्कुल सही, देखिए बात यह है सर कि आपने अगर तरक्की की है ना इस मुल्क में अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने, तो FBI ने की, बिल्कुल ठीक। वो 2014 में 2,000 अरब से आज 15,000 अरब की कलेक्शन पे खड़ा है। तो सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त, तो जब टैक्सेशन बहुत ज्यादा होती है, अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि आप तो बेसिकली महंगाई को बढ़ा रहे हैं, उसका काउंटर गुर्बत को बढ़ा रहे हैं। उसका काउंटर इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग बिजनेस से भागना शुरू हो गए। एग्जैक्टली, लोग बिजनेस यहाँ से फॉरेन कंपनियां भाग गई, यहाँ पे लोग जो है ना तंग हैं, उनके बिजनेस की सिचुएशन से। आज मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल के सीनियर बंदों को मिल के आया हूँ अभी आपके। मुझे थोड़ा सा शक था आप रेड टाई लगा के आप जरूर किसी से मिले। तो वो यही कह रहे थे कि यार 25-26 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट है दुनिया की। एग्जैक्टली, दुनिया देखिए आप मार्केट, 5th लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। अब मार्केट जो है ना वो नंबर गेम पे चली गई है। आप लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, चाइना की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नंबर है। और वहाँ पे अगर हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बेहतर करें, और डोमेस्टिक इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बुनियादी चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, वो टैक्सेशन जो है वो कम हो, ताकि लोग जो हैं बाहर निकलें, काम करें, तो IMF कम नहीं होने देता। नहीं भाई, वो आपके पास टैक्सेशन पे बात करता हूँ मैं। असगर कैरा साहब हमारे साथ हैं। असगर साहब आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। कैरा साहब ये फरमाइएगा कि आप यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, और पॉलिटिक्स में भी है, और आइन और कानून को भी समझते हैं। ये बताइएगा कि हमारी सियासत किधर खड़ी है पाकिस्तान में? पहले तो तमाम मेहमानों को, देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और बेग साहब आपको मैं दाद देता हूँ, आपने जो पूरे शो का सेगमेंट का जो स्टार्ट लिया वो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, और आपका इंट्रो तकरीबन तमाम चीज़ों को सम अप कर गया। अगर मैं अपनी बात करूं कि हमारी सियासत किधर खड़ी हुई है, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जिधर खड़े हुए वो बहुत अच्छे आसार या बहुत पॉजिटिव जगह पे नहीं खड़े हुए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें नंबर 1 वजह यह आती है कि हम सियासी लोगों से और सियासी जमातों से इधर के लोगों का, हमारी कौम का एतबार उठता जा रहा होता है।
जब भी किसी भी सिस्टम में आपको अपने रहनुमाओं के ऊपर, अपने लीडरान के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी गवर्नेंस के ऊपर एतबार नहीं होता, मायूसी होना शुरू हो जाती है, वहां पे सिस्टम्स जो हैं कोलैप्स की तरफ चले जाते हैं। और सिस्टम सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हो गया, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम्स की तरफ भी चले जाते हैं। बात रेवोल्यूशंस तक भी चली जाती है, बात उन्हीं रेवोल्यूशंस की तरफ भी चली जाती है। हमारे यहाँ पे कलमियाँ है कि जी रेवोल्यूशन को बहुत आइडलाइज किया जाता है, लेकिन हम कभी ये पढ़ते नहीं तारीख में कि रेवोल्यूशंस जब आए उसकी वजह से हुआ क्या कुछ, उन रेवोल्यूशंस में भी क्या कुछ होता रहा। इसी तरह अगर आप चलते हैं तो अभी आप हफ्ता पहले सिर्फ देख लें कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इट वाज अ फ्रेश ब्रेथ इन आवर पॉलिटिक्स के चले एक उम्मीद लगाई गई कि अब हुकूमत भी इतने टाइम से डायलॉग की बात कर रही है, ऑपोजिशन भी फाइनली जो है कोई संजीदगी की बात शो कर रही थी कि अब आएंगे टेबल पर बैठेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो पूरा का पूरा फियास्को संभाला गया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एसओपीज फॉलो नहीं की और उसके बाद फिर दूसरी जमात ने भी इसको पकड़ के पोलिटिसाइज किया, उससे फिर हम लोग वापस उसी दहेज पे आ गए कि 27 को कॉल है ना, डायलॉग हो रहा है और एक बार फिर मुझे इस्लामाबाद बंद होते नजर आ रहे हैं और वही कुछ होता नजर आ रहा है। ये बताइएगा खैरा साहब, ये बताइएगा कि 27 की जो कॉल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है? नहीं, 27 की कॉल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी क्लियर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब एजेके में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के मौके पे तो उन्होंने बड़ी बम्बाट किस्म की तकरीरें की है और उनको वो भी सारी चीज़ें याद आ गई कि ये सारा जो है ना फार्म 47 की पैदावार बैठे हुए हैं। ये बताएं वो किधर गया जो जज्बा इनकलाब? आप तो एक इनकलाबी पार्टी के रहनुमा है, ये बताइएगा आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बहुत सारी कुर्बानियों से गुजरे हैं और अब भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो है ना स्ट्रगल चलती रहती है। तो ये अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब फैज़ अहमद फैज़ के शेर पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक इनकलाबात ज़माना में से है, हमें खुशी होती है। ये बताइएगा कि ये जो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी मेंशन किया, तो आप चूँकि इन अ वे गवर्नमेंट के साथ ही हैं, पता नहीं उसकी अपोजिशन में अभी तो नहीं गया अपोजिशन बेंचेस में, तो आप गवर्नमेंट को समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को और इदारों का एहतराम करें और उनके दिए गए जो वर्डिक्ट है या जजमेंट्स हैं उनको बायन ही फॉलो करें? लेकिन जी इससे ज्यादा क्लियरली क्या कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली में खड़े होकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको अलनान कह दिया गया कि जो तरीका आपने अपनाया हुआ है ये ठीक नहीं है। मशवरा भी दिया है और इस चीज को कहा गया कि इस चीज को क्रिटिसाइज ना करें। उसकी बहुत बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है इस चीज से रिलेटेड। हमने बहुत स्ट्रगल की है, हमने जेलें देखी हैं, डिक्टेटरशिप देखी है, मेरे वालिद साहब पॉलिटिकल प्रिजनर हैं इस मुल्क के अंदर, तो हमें पता है कि इस चीज में पूरे सिनेरियो का एंड रिजल्ट क्या निकलता है। जब बात करने का एक वैक्यूम क्रिएट हो तो आपको अपनाना चाहिए। देखें, अलायंस में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हुकूमत के हर स्याह काला में आज के साथ होते हैं या आप हुकूमत में बैठे हैं। अलायंस में हम सिर्फ इस हद तक थे कि जब आप 2024 की जो पार्लियामेंट की पोजीशन थी वो इस तरह की बन चुकी थी कि कोई एक जमात भी जो है अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। उस इलेक्शन पे भी बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हर एक पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप नून लीग के फैक्शन में सुने, वहां पे भी लोग तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फैक्शन में देखें, यहाँ पे भी हो रही है। पीटीआई को भी देखें, वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इजहार कर रही है तशवीश का। तो बात ये थी कि ये सारी चीजें रिजॉल्व किस तरह होनी है, डायलॉग के थ्रू होनी है। क्या हम दोबारा एक इलेक्शन जिस तरफ जाने 2 साल बाद फिर आ जाने, मजलिस के अंदर 3 साल बाद आ जाने, क्या हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं? अभी स्टार्ट में जो इकोनॉमी की सारी बात की गई है, क्या हम उसको सीरियसली लेके चल रहे हैं? हमारा प्राइमरीली कंसर्न क्या चल रहा है? आप प्राइमरीली कंसर्न देखें कि हमारा जायज के हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग डायलॉग की बात करते हैं। हम लोग एक पूरे अस्पताल को लेके बैठे हैं, फिर उसके फियास्को के बाद हम निकलते हैं। हम देखें ना, एक सिंपल सी बात है, हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इस चीज का बर्डन हुकूमत के ऊपर आता है। जब आप हुकूमत को सजेस्ट भी कर रहे हैं, उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं, आप अपोजिशन को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके मिल रहे हैं, तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ब्रिज जो है खुल गया है, इसको अपनाएं। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो ये सियासी समाजी दोनों नुकसान लेकर आएगा, मुआशी नुकसान इसके साथ आता जाएगा। अब आप देखें, अगर 27 को फिर इस्लामाबाद बंद होता है,
फिर वही बातें हम करेंगे कि यहाँ पे बैठ के कि जी ये आए, कंटेनर लग गए, इकोनॉमिक लॉस हो गया, जी हाँ, दूसरा जी हाँ, लॉस हो हमने गया। काफ़ी सारी यहाँ इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं, आप भी आते जाते बिल्कुल। रहते हैं, और हम तो रहते हैं, हमने यहाँ के रेजिडेंट्स ने, यहाँ के शहरियों ने बहुत सफ़र किया है। लगता ये है कि एक और इम्तिहान आने वाला है। आपके पास आते हैं मानला साहब एक दफ़ा फिर आपके पास। सर ये फरमाइएगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात है और हमारे लिए मशअल राह है, और वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम जैसे सलामती का मज़हब है, वो पीस सिखाता है, अमन सिखाता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस वक्त ऑल ओवर और हमारे यहाँ स्पेशली दहशतगर्दी बहुत दार आई है, और दहशतगर्दी की वजह से हर चीज़ बर्बाद हो गई है। यानी हमारी मईशत भी तबाह हो गई है, हमारी सियासत भी तबाह हो गई है, हमारे लोग तंग हैं। रोज़ यहाँ शहदा के जनाजे उठाए जाते हैं। ये फरमाइएगा कि ये कौन सा इस्लाम है जिसको ये जो मस्जिदों में जाके धमाके करते हैं, और ये कौन सी चीज़ है जो आपको कोई इसकी समझ आती है कि क्या हुआ है? देखें, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला ने हर चीज़ बता दी कि हम क्या करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे। बिल्कुल ठीक। एक्शन का रिएक्शन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह फरमान है, ला हकमा कौमन बगैर हक्किन फला फशद्दिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कौम नाहक फैसले करती है वहाँ कत्ल आम होते हैं, ब्लड शेडिंग होती है। ये आप देख लें कि आपका जस्टिस किधर है। जब इंसाफ नहीं होता जिस सरजमीन के ऊपर, वहाँ खून रेजी होती है, कत्ल आम होते हैं। तो ये उन्हीं चीज़ों के मसाइल जो है वो बढ़ बेसिकली ना इंसाफ़ी से ये चीज़ें जन्म ले रही यही हैं। चीज़ है। यानी कि जो आपको ऊपर लेके जाना है वो एक ही लाइन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हुई है कि इंसाफ करें, अदल करें, ज़मीन के ऊपर जो है ना इंसाफ़ी ना करें। तो इंसाफ अगर नज़र आ रहा कहीं तो मुझे बताएं। ओवरऑल पूरी दुनिया में देख लें आप कि जिसके हाथ में ताकत है वो रोंद रहा है अपनी ताकत से, बंदूक से, वो अमेरिका हो, इसराइल हो, जिस गरीब मुल्क के ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ मुल्कों में आप देख लें कि जिसके पास थोड़ी ताकत आती है वो समझता है कि मैं ही सारा कुछ हूँ। और यही एक तबाही का मौजब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौमें तबाह हुई हैं ना, उनकी वजह सिर्फ यही बताई है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरका फ़ीहिम शरीफ़ु तरकहु व इज़ा सरका फ़ीहिम ज़ईफ़ु अक़ामू अलैहिल हद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों, तुमसे पहली कौम में इसलिए तबाह बर्बाद हुई कि उनमें से जब कोई बड़ा चोरी करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और जब कोई गरीब कमज़ोर चोरी करता था तो उसके ऊपर हद नाफज कर दी जाती थी। वाइमुल्लाह लो अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लाकता तो यदा, कि मुझे उस अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। तो यहाँ जो इंसाफ का कत्ल हो रहा है, फिर हम अपने मुल्क को देख लें कि इंटरनेशनली हमारी जो रेटिंग है इंसाफ में 140 में मेरे पर है, 30-32वें नंबर के ऊपर हमारा जो है ना वो हम खड़े हैं। जब आप इधर खड़े हैं तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते। नहीं, मानला साहब एक चीज़ ज़रूर फरमाइएगा। बुनियादी तौर पे मेरा इशारा था कि जैसे टीटीपी जैसे तालिबान के वो ग्रुप्स आ गए, यहाँ पे भी हैं, और बाहर हाउजीज़ हैं, इस तरह के ग्रुप्स वर्ल्ड ओवर जो है ना वो सो कार्ड इस्लाम का नाम लेके दहशतगर्दी करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें इंसाफ का प्रॉब्लम है या कोई और मसले मसाइल हैं? नहीं, देखे बात यह है कि उसको इस्लाम के साथ जोड़ना मेरा से गलती हो जाएगी कि गलत लोग गलत लबादे में आ जाए, ठीक, तो उनको इस्लाम का तो उसमें कोई बिल्कुल ठीक, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, बिल्कुल भलाई का दर्स देता है। सही। वो कतन ऐसी जो है वो चीज़ों को जो है वो प्रमोट नहीं करेगा इस्लाम के जिससे किसी का खून बहे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा दीन जो है ना वो बड़े वाजे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लज़वाल दुनिया अहवानु अलल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पूरी दुनिया का तबाह बर्बाद हो जाना एक मुसलमान के कत्ल से अल्लाह के यहाँ आसान है। एग्जैक्टली, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है हमारा। नईम सिद्दीकी साहब आपके पास आएंगे। सर, मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ और तबसरे भी किए हैं। जब रेटिंग हमारी बेहतर की है उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो रूल ऑफ लॉ बहुत वीक है।
ठीक है ना, जस्टिस सिस्टम जो है ना, लीगल सिस्टम पे उन्होंने क्वेश्चन किया है, दूसरा करप्शन पे भी बात की है उन्होंने। ये फरमाइए कि ये अगर ये वाले मसले रहे, यानी गवर्नेंस के इश्यूज़ में एक ज़ाहिर जस्टिस सिस्टम है जो मांडला साहब कह रहे हैं बेसिकली उसकी वजह से बाज़ औक़ात दहशतगर्दी दर आती है, तो यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ कैसे बेहतर होगा, करप्शन को कैसे वो करेंगे? आप तो रोज़ बरोज़ नीचे जा रहे हैं। ये मोडीज़ ने किसी मतलब दूसरे जो इंडिकेटर्स होते हैं उसकी बुनियाद पे बेहतर तो की है आपका एक, यानी नॉच आप ऊपर आ गए हैं, लेकिन उसने साथ पॉइंट आउट भी किया है ये यानी आपकी वीकनेसेस भी हैं इकानमी की। ये उसने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले हिस्से में बताया, और फिर उन्होंने हमारा कंपैरिजन अगर हमारे हमसाया मुल्क से करें या बांग्लादेश से करें तो आपको समझ आ जाता है कि वो हमसे काफ़ी इसमें बेहतर है। अब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो हम बुनियादी इकोनॉमिक्स एंड नॉर्म्स की हम बात करते हैं, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस, एंड देन गुड गवर्नेंस में क्या आता है? करप्शन। अब करप्शन एक ऐसी नासूर है, लानत है, जो आपकी जड़ों में बैठ चुका है। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम सारे ये समझता है कि ये लाज़िम मलजूम है सिस्टम का हिस्सा। अगर मैं इसमें नहीं जाऊंगा तो मेरे काम में नहीं हो पड़ेंगे, मुझे बाहर बेंचों में बैठना पड़ेगा, मेरा तो काम हो ही नहीं सकता। राइट। जब आपके मिनिस्टर्स भी ये कह दें कि डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ पे हम भी अगर पैसे देते हैं तो काम होता है, तो फिर आप उसकी इवेल्यूएशन खुद कर सकते हैं कि जब इस लेवल पे ये बात हो रही है तो किस लेवल की बात होगी। अभी आप देखें कि $450 बिलियन की हम इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें हमारी, लेकिन एक्चुअली आप देखें हमारा 12 ट्रिलियन 12,000 अरब रुपया मार्केट में कैश ट्रांजैक्शन की फॉर्म में मौजूद। बिल्कुल ठीक। अब जब उसको आप कन्वर्ट करते हैं तो आपकी जीडीपी तो $800 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। राइट, बिल्कुल ठीक। तो आज मैं समझता हूँ कि अगर आपके मुल्क में ये खुशहाली का इतना दौर दौरा आप देख रहे हैं तो इसके सिस्टम को ठीक करने में आपको सबसे पहले करप्शन को एलिमिनेट करना होगा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना होगा, क्योंकि जो तनख्वाहें भी आप देते हैं वो ऐसे आजकल के दौर में इस काबिल नहीं है कि उसमें वो लोग गुजारा कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, ये तो रूल ऑफ लॉ अब ये हमारी जुडिशरी पे डिपेंड करता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करता है। साहब भी कह रहे थे अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, अस्पताल तक तो लाते नहीं है, इतना बड़ा लीडर है उसको। अब सुप्रीम कोर्ट अगर अपने कोर्ट में बैठ के फैसला करती है तो दैट इज इमीडिएटली एप्लीकेबल। बिल्कुल, मतलब यू कांट से नो टू इट। आपने वो दौर भी देखे जब सुप्रीम कोर्ट के जज 1 सेकंड में प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते थे और 1 सेकंड में उसको फारिग भी कर देते थे। वो भी दौर आपके सामने है ना, कोर्ट तक जो है ना गिलानी साहब को फारिग कर दिया सर, वो आपके सामने मौजूद है ना मिसालें। तो हम मतलब बंदों के नाम लिए बगैर भी बता सकते हैं कि किस किस के साथ क्या हुआ। लेकिन आजकल के दौर में आप देखें कि एक रूलिंग पास हुई है, एक ऑर्डर आला दिया का गया है, और उसके बाद जो मूडीज ने वैसे शो किया है रूल ऑफ लॉ और इस हवाले से लीगल जस्टिस सिस्टम की भी बात की है, तो उसने भी बात की थी, IMF ने भी, उसने भी पॉइंट आउट किया था अपनी उसमें रिपोर्ट में कि आपको बेहतर करना है। IMF तो अब आपका इन्वेस्टमेंट उसके बगैर आपका मॉनिटर क्यों देखिए ना सर। अब ये जो हाई टैक्सेशन है ये भी तो रिगिरस रेजिम में आती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी कोई मतलब है आपके जो खुशहाली तो इट इज रेगुलस रेजिम। अब ये चीज़ अभी मैं जैसे आपको बात, कितनी मल्टीनेशनल मुल्क से चली गई, बिल्कुल वो इसलिए चली गई कि उनके पास काम था, काम करना जानते थे, काम कर भी रहे थे, लेकिन जो टैक्सेशन का रेट है, मतलब आप मुझे अगर पूछें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो टैक्सेशन का बर्डन है उस वक्त कोई छोटा बड़ा बिजनेसमैन काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट सही करी या गलत करी, वो गवर्नमेंट के कानून है। गवर्नमेंट आज 100% टैक्स लगा रही है, उसको इम्प्रूव करना होगा, उसके बगैर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। उसके 100% टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट के पास में है ना। वो आज एक रूलिंग पास करेगी, कल को 100% टैक्स जो आप हमने लेते हैं गवर्नमेंट को देते हैं, ये लॉ है, कर सकते हैं। और वो ये भी कर सकते हैं कि हम 10% टैक्स लेंगे। और जब अब टैक्सेशन जिस दुनिया में टैक्सेशन कम है, अच्छा वहाँ पे आप देखिएगा कि लोग इनकरेज इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया जो है
इस वक्त हर मुल्क की कोशिश है कि इकोनॉमिकली बेहतर होने के लिए एफडीआई को इनवाइट करें। वो सब कहते हैं कि अब एफडीआई कौन है, एफडीआई तब आएगी जब आप उसको कहेंगे भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको 10 साल 20 साल हम कुछ नहीं पूछते, आप हमारे मुल्क में रोजगार जनरेट करें, हमारे मुल्क में मुलाजमतें लेके आए, हमारे मुल्क में खुशहाली लेके आए, हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट करें। और जब आप उनको आते सारी तंग करेंगे और उन पर टैक्सेशन की हाई कर देंगे, फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करें। देखिए एक बुनियादी असूल याद रखिए, बिजनेसमैन ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट। Yes. The time he is losing money, he will not stay. He will wind up. अब आपके देखें, ठीक है, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है $16 बिलियन एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री टेक्सटाइल, वो बंद हो रही। काफ़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, 100-150 टेक्सटाइल मिल्स जो है ना वो बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी? मुझे एक बात समझ नहीं आती आज तक, अगर कोई बिजनेस में पैसे कमा रहा है तो वो क्यों बंद करेगा? सिंपल क्वेश्चन है। नहीं अगर वो पैसे नहीं कमा रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं कमा रहा, सारी चीजें काउंट हो रही है ना जी। आप देखें, ये करप्शन भी है, रूल ऑफ लॉ का भी मसला है, और अदरवाइज जो वीकनेसेस हैं गवर्नमेंट की, हाँ वो भी है। बिजनेसेस आप डेज पे कभी बिजनेसेस को डिस्कस नहीं करते। बिजनेस जो है ना वो डिकेड्स पे डिस्कस होते हैं, सेंचुरीज पे डिस्कस होते हैं। आप फॉर एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। जैसे आप पिछले 20 साल की मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए हैं तो आप देखेंगे बिजनेस कई जगह पे वर्केबल रहते नहीं है। अब 22% जब आपका मार्कअप रेट हो जाएगा तो कोई बिजनेस 22% तो दुनिया में किसी से बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर को गए ना तो वो 22% वो भी अपना बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो बात ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, जब आप अपनी एक 10 ईयर्स और 20 ईयर्स की पॉलिसी में 10 दफ़ा पॉलिसी रेट को चेंज करेंगे तो वो जिस बंदे ने 10% मतलब 2015 में 6.5% 7% मार्कअप रेट, उसके बाद आपके सामने 2024 में वो 22% पे चला गया। बड़ी अच्छी बात की मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट्स होती है डेली, हमारे आइन में अमेंडमेंट्स होती है, एक और अमेंडमेंट आ रही है तो भाई आप इकोनॉमी के लिए कोई अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? आप इसको क्यों नहीं रखते? आप इकोनॉमी के लिए आप फ्रीज कर दिए अमेंडमेंट बना के कि ये अगले 30 साल के लिए 30 साल तक इसको कोई भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। आप देखें इस मुल्क में कैसे प्रॉफिट नहीं आता, इस मुल्क में कैसे बिजनेस नहीं आता, आपके पास आते हैं नहीं भाई, आपके पास आते हैं। असर खैरा साहब एक दफ़ा फिर आपके पास आएंगे। सर ये जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं और आजकल न्यू प्रोविंसेस की बात हो रही है, नए सूबे बनने चाहिए या एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स आनी चाहिए, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ पहले भी चलते रहे हैं जब से हमारी फेडरेशन बनी है यहाँ पे, यानी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, यानी सूबे ख़त्म कर दिए गए, इनको बना दिया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा, अभी प्रोविंसेस की बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कौन सा मॉडल इधर वर्क करेगा या कर सकता है जिससे हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है जो मेन टारगेट होता है वो ये है कि लोगों की फलाह, लोगों की बेहतरी और इकानमी मईशत की बेहतरी। आपके नज़दीक कौन सा मॉडल बेहतर है? प्रोविंसेस बनने चाहिए या लोकल गवर्नमेंट्स जो है एम्पावर्ड होनी चाहिए? कौन सा मॉडल है? आप सियासी भी हैं, आइनी भी हैं, और आइनी तरमीम की बात हो रही है, अभी तो कहते हैं 28th अमेंडमेंट आ रही है। देखिए जो सबसे आइडियल तरीका और सारा कुछ बयान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दर्ज कर दिया गया है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले अगर तो सूबे बनाने, उसका एक बड़ा क्लियर कट तरीका बता दिया गया कि पहले के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें से 2/3 अक्सरियत अगर आपके पास हो, आप उसके ऊपर, जैसे सराइकी सूबे के ऊपर बात हुई है, जैसे हजारा सूबे के ऊपर हुई है, आप उससे बिस्मिल्लाह करें क्योंकि वो अप्रूव्ड है बाय द असेंबली। जब साउथ पंजाब की भी बात होती है, हजारा की भी बात होती है, ठीक है जी, तो वो आप जब उसको कंटिन्यू करें, पहले उसके समारात देखें। अगर हम ये फैसला उजलत में करेंगे, बगैर जो है प्लानिंग के करेंगे, अगर हम इसको उसी तरह करेंगे जिस तरह हम अपना कोई फैसला करके इम्पोज कर देते हैं तो इसके रिप्रिकॉशंस हमें बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। देखें सूबे में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमने शुरू में इस्लामाबाद की बात की। इस्लामाबाद भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ना जो फेडरल के पास है, तो उधर जाते हैं इलाज कराने पेम्स तो उधर कोई मशीन नहीं होती, तो हेल्थ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? इसी तरह उधर जो है इस वक्त क्राइम के भी मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन छोटा सा इस्लामाबाद है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो ये तो डिबेट यहाँ पे ही नलिफाई हो जाती है। बेसिकली हमारे आम आदमी के मसाइल जो ज्यादातर एवरीडे हैं वो उसका हल बल्दियाती इलेक्शन में है, और एक एम्पावर्ड बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपने इलेक्शन कराना है, उसमें उसके पास इख्तियारात हों,
उसके पास स्कूल के, एजुकेशन के, हेल्थ के, उसके पास उसकी सीवरेज के, उसके पास सफाई के ये इख्तियारात हों। ज़ाहिर है NFC पे तो 18वीं तरमीम में बात हो गई कायरा साहब, लेकिन वो जो PFC होना था, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड होना था, वो कभी नहीं हुआ। यानी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, बल्कि वो बल्दियात जो है ना, इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो बैठे होते हैं यहाँ पे नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में, वो बल्दियाती लोगों के खिलाफ क्यों है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो ये डिबेट हम लोग लेकर आ जाते हैं पंजाब के अंदर। पिछले 10 साल से हमारे पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है। पख्तूनख्वा में भी मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है, बलोचिस्तान में भी मौजूद है। आपको वो निज़ाम पसंद है, नहीं पसंद, दैट इज अ सेपरेट डिबेट। एटलीस्ट देयर इज अ सिस्टम ओवर देयर। मसला ये है कि पंजाब में 2016 के बाद 2018 में खान साहब ने 2019 में उसको खत्म भी कर दिया था। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा या उसके ऊपर कोई मजीद डेवलपमेंट नहीं हो। जब आप देखें हर चीज को ना एडमिनिस्ट्रेटिवली, कोई भी चीजें उनको हमने हल करना है स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर सीक्वेंस। अगर हम अपना ड्यू प्रोसीजर, SOPs जो आइन का तरीकाकार है उस तरह नहीं करेंगे और फिर सबको इकट्ठा करके एक फैसला नहीं करेंगे, तो ये जो मसाइल आपने डिस्कस किए वो कंटिन्यू होते रहेंगे। अभी देखिए पूरी मुश्किल पे बात हुई, उसका लुबे लबाब ये था रूल ऑफ लॉ और ये कि इकोनॉमिक कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। और मैं वेरी मच एग्री करता हूँ और मैं ये बार बार अपना एडवोकेट भी करता हूँ, निजी महफिलों में भी करते हैं, हम स्टडी सर्कल्स में भी करते हैं कि पाकिस्तान नीड्स अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी फॉर 15 ईयर्स। जहां पे आप वो करेंगे, इसके साथ साथ आपको जो सूबों की बात है इसको एक बार फिर एक कमीशन बनाया जाए। आपका आइन में तरीका दर्ज है, आप इसके जो है पहले डिस्कस करें, इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी इस्लामाबाद की, तो इसका बेहतरीन हल एक, मैं क्योंकि आपको एक और मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ पे देहाती एरिया है गुजरात में। गुजरात के अंदर आखिरी बार तरक्की जो है वो तहसील नाज़मी दौर में हुई, जब एक एम्पावर्ड तहसील नाज़म होता था। मैं बहुत सारे गांवों में गया हूँ, आज अरसा 20 साल हो गया। मेरे वालिद साहब उस वक्त तहसील नाज़म खान या थे, नदीम असगर कायरा। आज भी वो देहात कहते हैं कि जी उस दौर के बाद हमारे यहाँ पे जो बुनियादी हमारी सहूलतें थी, जैसे कि स्कूल, हेल्थ, गलियां नालियां, वो उनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई। और मैं आपको एक और बड़े मजे की बेग साहब बात बताता हूँ कि अभी रिसेंटली जब PDM की गवर्नमेंट थी, कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो एडवाइजर थे। हम अक्सर बैठे होते थे, लोगों की एक कॉमन डिमांड आती थी कि जी हमारी गली नाली बना दी। उस पे कायरा साहब उनको अक्सर जवाब देते थे, भाई मेरे से तुम लोग वो काम दो जो मेरी नोयत का है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए। ये एक बुनियादी चीज है जो आपके इलाके की यूनियन काउंसिल का काम। तो जब हमने अपनी कौम को ही इतना ज्यादा बुनियादी सहूलतों से दूर कर दिया हुआ है, जब हमने उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है प्रोवाइड नहीं की हुई, तो फिर हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, मायूसी और ये सारी बातें। लेकिन कह रहा साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप देखें इस वक्त आईनी ओहदे भी लेके बैठे हैं, पंजाब में आपका गवर्नर है, सदर पाकिस्तान आपका है, और अदरवाइज भी आप बड़े एम्पावर्ड हैं, तो आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को मजबूर क्यों नहीं करते कि ये एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए? क्यों नहीं लेके आते? क्या डर है? खौफ है? PTI से डर है? नहीं बेग साहब, नंबर 1, आईनी ओहदे के पास इख्तियारात नहीं होते। इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास और चीफ मिनिस्टर के पास होता है, और 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार वो बात नहीं मानते आपकी? चीफ मिनिस्टर पंजाब बात नहीं सुनती? हम लोग तो अपनी रिजर्वेशन लेकर आए। चले एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि टाइम खत्म है कायरा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों अभी भी उतनी पॉपुलर नहीं है? और आपके ख़ानदान ने तो वैसे भी खैर पीपल्स पार्टी को बड़ा सर्व किया है, कौम को बड़ा सर्व किया है और कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं। ये बताइएगा कि कब पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉपुलर होगी? देखिए, अच्छा बुरा टाइम तो हर जमात के ऊपर आता रहता है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, हमें, हमारी मौजूदा क़यादत को, नौजवान क़यादत को, सारे लोगों को आगे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब इम्प्रूव। ये नौजवान आप जैसे आएंगे तो फिर ही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है ना तहसील लेवल पे लेके जाए तो तभी होगा, मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। मांडला साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया। नईम सिद्दीकी साहब आपका बहुत मेहरबानी, आपने बहुत टाइम दिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे इस दिन के हवाले से, जो बड़ा दिन है, उसवा हसना के हवाले से बात कर रहे थे, और जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से बात कर रहे थे। वो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं,
हमें अपना कैरेक्टर ठीक करना होगा, हम उसवा हसना पे अमल करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सियासत भी ठीक हो सकती है, हमारी मईशत भी ठीक हो सकती है, हमारी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए जो असबाक है, सबक है, उन पे अमल करें, उनकी दी हुई जो मशअल राह है उस पे अमल करें। हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।